हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सुविचार से अपने वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है और एक शिक्षित व्यक्ति पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो इस दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, वो व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। लेकिन एक अज्ञानी व्यक्ति है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसको करोड़ों रुपए दे दो, उसको नहीं पता है कि पैसे कैसे खर्च करना है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है। तो उस व्यक्ति का कहीं पेट नहीं भर सकता। जितने पैसे भी है वो तहस नहस कर देगा। उसको लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बना के दे देंगे तो भी, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। चलिए, तो इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षित बनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। व्यक्ति मरते दम तक सीखता चला जाता है। तो आज हम व्यंजन से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। और आज इसमें मैं बहुत डिटेल से चर्चा करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए हम पढ़ते हैं व्यंजन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, व्यंजन के प्रकार हम बात कर लेते हैं। ये वर्गों में विभक्त है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। क वर्ग श्रेणी के सारे व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में इसमें हर एक व्यंजन, कंठ व्यंजन, ताल व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, इनमें एक ट्रिक बताऊंगी, जिससे इनको समझना और याद रखना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए, तो कंठ व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ, इंग। ठीक है। च वर्ग में तालव्य व्यंजन होंगे। कौन कौन से होंगे? च, छ, ज, झ, अय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। ये मूर्धन्य व्यंजन हो गए। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ये दंत व्यंजन हो गए। ठीक है दोस्तों। अब प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठ व्यंजन हो गए। अब ये कैसे ओष्ठ व्यंजन हुए, कैसे दंत व्यंजन हुए, इनके बारे में विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगी और बहुत ही इजी ट्रिक से आपको याद करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बनी रहिए। अब आगे पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। ये कौन से हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए। फिर है ऊष्म व्यंजन। स, श, स, ह, ऊष्म। ठीक है दोस्तों। फिर आगे है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त, ड और ढ। ये हमने ऊपर जो पढ़े मूर्धन्य व्यंजन, ये दो मूर्धन्य व्यंजन जो है, इन्हीं का परिवर्तित रूप है। सेम वैसे ही लिखे जाते हैं, बस नीचे दोनों के नीचे एक एक बिंदी लगा दी जाती है। ठीक है। अब पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हुए? अक्ष, अत्र, अज्ञ, स्र। ये चार हो गए संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम इनको विस्तार से देख लेते हैं। व्यंजनों का उच्चारण। हम व्यंजनों को उच्चारित करके उच्चारण स्थान पे क्यों हमने इनको पढ़ा जाता है, हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों विभक्त किया गया है, देख लेते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे हम नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, हमारा कंठ व्यंजन से। क वर्ग के व्यंजन इसमें सभी कंठ व्यंजन में आते हैं। तो कंठ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, कंठ व्यंजन कंठ ध्वनियाँ कहलाती है। इसको सीधा सा, इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद रखने की ट्रिक मैंने बताया था कि मैं इसमें हर एक स्पर्श व्यंजन को याद रखने की ट्रिक बताऊंगी। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। हाँ, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ यानी हमारे गले से ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है हमारे गले में। तो उन ध्वनियों को क्या कहेंगे? कंठ व्यंजन। जैसे कि आप खुद ही इसको बोल के देख लीजिए,
हमारे गले से, हमारे कंठ से जैसे एक कंपन सी आवाज़ उत्पन्न हो रही हो इनको बोलने पर, क, हमारी जीभ कहीं भी टच नहीं हो रही है, स्पर्श हमारी जीभ कहीं नहीं होती है और डायरेक्ट हमारे गले में कंपन होता है इनको बोलने में। तो इनको याद रखने का ट्रिक ये है, कंठ से उत्पन्न व्यंजन, मतलब जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो केवल और केवल कंठ से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जैसे बोल के देख लेते हैं, क, ख, ग, घ, इंग। अब देखिए इसमें कहीं भी हमारी जीभा टच नहीं हो रही है, स्पर्श नहीं हो रही है हमारे मुख में, डायरेक्ट गले से आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम तालव्य व्यंजन। इसे तालव्य व्यंजन क्यों कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ यानी जीभा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। कठोर तालु से क्या समझेंगे? मुंह के ऊपर जो कठोर सख्त भाग होता है हमारे मुंह के अंदर ऊपरी साइड में, उसे कठोर तालु कहेंगे। ठीक है, उससे हमारी जीभा का अग्रभाग, हमारी जीभ का नुकीला भाग स्पर्श होता है, तो उसे क्या कहेंगे? इस तालव्य व्यंजन। अब इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, जीभा का तालु से स्पर्श होना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ हमारे तालु से स्पर्श करती है उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। सिंपल सा, इसको याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन्हें मूर्धन्य व्यंजन क्यों कहते हैं। फिर इसकी एक छोटी सी ट्रिक है ना। कठोर तालु के मध्य का भाग, जो हमारे कठोर तालु हमने अभी बताया आपको पीछे, कठोर तालु हमारे मुंह में ऊपर साइड जो कठोर भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तालु बोलते हैं, कठोर तालु। उसके मध्य के भाग को क्या कहते हैं? मूर्धा। जब मध्य का भाग मूर्धा, सिंपली याद रख सकते हैं, जब हमारी जीभ के नुकीले भाग का निचला हिस्सा, जब हमारी जीभ के नुकीले भाग, मतलब नुकीला भाग पीछे हमने देखा वहाँ पे भी नुकीला भाग हमारा टच हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी नुकीले भाग का निचला हिस्सा कहाँ टच होता है, कहाँ स्पर्श करता है? मूर्धा से। तो तब जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें क्या, कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे बोल के देख लेते हैं, ट, देखो ऊपर स्पर्श हो रहा है, ठ, ड, ढ, न। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, मूर्धा से स्पर्श, सीधा सा याद रखने की छोटी सी ट्रिक है। हमारी जीभा मूर्धा से जब स्पर्श करती है वहाँ मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का नुकीला भाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, दंत व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर के दांतों से जब हमारी जीभ का नुकीला भाग स्पर्श करता है, जब टकराता है, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उससे स्पर्श करता है हमारी जीभ का नुकीला भाग, तो वहाँ पर दंत व्यंजन होता है। जैसे हम इन व्यंजनों को बोलकर देख लेते हैं, इनको उच्चारित करके देख लेते हैं हमारी जीभ कहाँ पर स्पर्श करती है। त, आप लोग भी देखिए, थ, द, देखिए स्पर्श कर रही है जीभा हमारी ऊपर के दांतों को, ध, न। अब इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक वैसे ही है कि दांतों से स्पर्श, जब हमारी जीभा कहाँ स्पर्श होती है? दांतों से, नुकीला भाग दांतों से जब स्पर्श करता है तो दंत व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है ओष्ठ व्यंजन। अब वे ओष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठ आपस में टकराते हैं उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। हम इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं, जब हम इन्हें बोलते हैं, तब हमारे दोनों ओठ, जब हमारे दोनों लिप्स ये आपस में चिपकते हैं और फिर ये स्वर निकलते हैं, फिर ये व्यंजनों का उच्चारण होता है। बोल के देख लेते हैं, प, फ, ब, भ, म।
देखिए, हर एक वर्ण के उच्चारण में हमारे दोनों ओंठ आपस में बंद हो जाते, चिपक जाते हैं। अब इनको याद करने की ट्रिक, इनको याद रखने की ट्रिक कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ये ट्रिक आप लिख के रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं अपने कॉपी में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे दोनों ओंठों का मिलाप होता है या हमारे दोनों ओंठ चिपकते हैं, आपस में जुड़ते हैं, वहां पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं? ओष्ठ व्यंजन। चलिए फिर आगे देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, मुख संकुचित हो जाता है मतलब हम उनको बोलने के टाइम हमारे मुंह को बहुत दबा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, अंदर से सिकुड़ जाता है हमारा मुंह, फिर भी वायु यानी हमारे मुख से हवा एक धुन के समान, जैसे हम गाना गाते हैं या कोई स्वर, कोई गाने का सुर मिलाते हैं तब कैसे हवा निकलती है और एक गुनगुनाहट सी आती है, वैसे हमारे मुख में बीच से हवा धुन उत्पन्न करती हुई निकल जाती है। तो ऐसे उच्चारित होने वाले व्यंजनों को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब अंदर से, बीच से, चुपके से सुर की भांति हवा निकल जाती है, वो व्यंजन कौन से कहलाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। अब ये व्यंजन को हम उच्चारित करके देख लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन है कि नहीं है, हम बोल के देख लेते हैं इनको। अब सभी आप लोग भी प्रयास करें बोलने का और देखें अपने आप में कि सच में ये मुंह संकुचित होता है कि नहीं इनको बोलने पर। य देखिए, मुंह में एक सिकुड़न सी आती है अंदर, हमें मुंह को दबाना होता है। र, ल, व, फिर भी एक धुन की भांति हवा मुंह से बाहर निकलती है। अब इसको याद रखने की ट्रिक, धुन या स्वर उत्पन्न जिन व्यंजनों में होता है, हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक धुन सी उत्पन्न होती है, हमारे मुंह से हवा धुन के रूप में निकलती है या स्वर उत्पन्न करती है और मुंह दब जाता है, संकुचित हो जाता है, उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है। अब आ गए ऊष्म व्यंजन, मतलब इसमें इन व्यंजनों का उच्चारण हम जब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुंह से एक गर्म वायु निकल रही है, हमें गर्माहट सी महसूस होती है। हम इन्हें उच्चारित करके देख लेते हैं। श, स, स, ह, मतलब हमें मुंह में एक गर्मी सी महसूस होती है इनको उच्चारित करने में। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ऊष्मा निकलना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, हमें मुंह में गर्माहट से महसूस होती है, उन्हें क्या कहेंगे हम? ऊष्म व्यंजन। सिंपल सी ट्रिक है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अब अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हो गए? आपको पहले ही पता है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है संयुक्त व्यंजन का, कि व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, कोई भी व्यंजन, जैसे क की बात करें, वो स्वतंत्र नहीं होता है, स्वर के मेल से ही व्यंजन बनता है। तो इन संयुक्त व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें स्वर के अलावा अन्य व्यंजनों का भी समावेश होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वर के अलावा अन्य व्यंजनों का भी समावेश होता है, इसीलिए इन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब देख लेते हैं हम कौन कौन से व्यंजन में, कौन कौन से संयुक्त व्यंजन में कौन से अन्य व्यंजनों का समावेश है। स्वर तो है ही है, उनके साथ व्यंजनों को देखते हैं हम। अक्ष, इसमें आधा क और स। त्र, आधा त, र। ज्ञ, आधा ज और अज्ञ। स्र, आधा शक्कर वाला स और र।
अब देख लेते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही पता है, उत्क्षिप्त छिपा हुआ, छिप जाना, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है। तालु यानी बताया आपको, पीछे बताया, जो हमारे मुख में ऊपर का भाग, कठोर वाला भाग जो होता है, उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। तो हमारी जीभ की जो नुकीली साइड होती है, जो बाहर निकलती है हमारी जीभ, उसमें नुकीला हिस्सा जो होता है, उसका निचला हिस्सा, उल्टी हुई नोक मतलब नीचे का भाग कहाँ टकरा जाती है? तालु को फट से छूकर हट जाती है, मतलब छिप जाती है, छिपना कहेंगे। इसी पे से इसका नाम पड़ा है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, उत्क्षिप्त यानी झट से छूकर छिप जाना। जीभ जो है उसको झटके से तालु को छूती है और हट जाती है, इसीलिए इन व्यंजनों को क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसे इनको बोल के देख लेते हैं। ड ड ड, झटके से छू के जीभ हट गई। अब इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी, उल्टी नोक तालु को स्पर्श करती है, उल्टी नोक तालु को स्पर्श करके झटके से हट जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आपको? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आगे जो भी नया वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसलिए